Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your today's trainer, Farheen Ali, and I welcome you all to the training session CPD. A brief introduction of mine, मेरा कितना working experience है, I would like to share here और फिर मैं उसकी continuity बनाऊंगी training के साथ भी. I have been working with these prestigious institutions. मैं इनके साथ तमाम के साथ affiliate रही हूँ, Roots के साथ, TAG के साथ, American Life Stuff. From past 4 years, I've been working with Kentep Publishers, and now I'm also a part of Chase. So ये शेयर करने का मकसद ये है कि मैं टीचर भी रही हुई हूँ और आई हैव बीन इन योर शूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इसलिए मैं हमेशा कनेक्ट कर सकती हूँ किसी भी टीचर को क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ग्राउंड लेवल पर. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है एक ट्रेनर के लिए, वो टीचर्स को ये बात समझानी कि मैं भी वो तमाम प्रॉब्लम्स बड़े अच्छे से समझती हूँ, उनको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ जो कि आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर फेस करने पड़ते हैं. और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज की ट्रेनिंग को भी डेवलप किया है, डिजाइन किया है. Furthermore, from my introduction, I have authored these textbooks with the help of Kanta Publisher, grade 6 geography, 7, 8, and also I have my contributions in 9 till 12 federal में मेरी मॉडल बुक के तौर पे बुक्स जो हैं वो currently they are there, Pakistan studies. Apart from that, I am also a global tutor. I have been teaching on international platforms for past 2 years. और अल्हम्दुलिल्लाह in all the 7 continents I have my international students. So मुझे यहाँ पे ये बताने का मकसद भी ये है कि मुझे ना सिर्फ हमारे नेशनल करिकुलम की समझ है बल्कि बहुत आसानी से आराम से मैं उसको इंटरनेशनल करिकुलम के साथ भी लिंक भी कर सकती हूँ, कंपेयर भी कर सकती हूँ और ये भी बता सकती हूँ कि हमारा जो करिकुलम है पाकिस्तान का नेशनल करिकुलम वो बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच रखता है. कैसे रखता है उसको भी हम आज के जो सेशन है हमारा ट्रेनिंग का उसमें डिस्कस भी करेंगे. बट माय टुडेज एजेंडा, सबसे पहले मैं आपको आपसे कुछ बात करूंगी कि मोटिवेशन क्या होती है, किसको इसकी जरूरत होती है, क्या मुझे जरूरत है, क्या बच्चे को जरूरत है, या क्या टीचर को जरूरत है. आई विल बी डिस्कसिंग दैट. उसके बाद हम करिकुलम की अंडरस्टैंडिंग लेंगे जो कि आज का हमारा मेन एजेंडा है. एसएलओ बेस्ड टीचिंग की बात करेंगे क्योंकि हमारे करिकुलम में जो सबसे हाईलाइटेड चीज है जो कि एक टीचर और बच्चे के हाथ में आती है वो है एसएलओ, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. तो उसके ऊपर हमने बहुत मेन फोकस रखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसको कैसे समझा जाता है और ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे. फर्दरमोर टेक्नोलॉजी को भी हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि एसएलओ बेस्ड टीचिंग के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करती है. सो अगेन आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन. जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल. आई एम फरहीन अली, योर टुडेज ट्रेनर, और हम सोशल स्टडीज ग्रेड 1 till 5 जो है इस पे आज एक ट्रेनिंग सेशन जो है कर रहे हैं. आई होप आप लोग तमाम इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ मैं भी आपको सिखा पाऊंगी, कुछ आप लोगों से सीख पाऊंगी. सो हु नीड्स मोटिवेशन? इज इट अ टीचर और अ स्टूडेंट? सो आई थिंक कि मोटिवेशन जब आप मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों को ही जरूरत होती है. टीचर को भी जरूरत होती है और उतनी ही ज्यादा एक बच्चे को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है. हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बच्चे को मोटिवेटेड होना चाहिए, उसको सुबह उठना है, यूनिफॉर्म पहनना है और उसको स्ट्रीमलाइन होकर आपके पास आना है. नहीं, आपको भी उतनी ही मोटिवेशन की जरूरत है क्योंकि बिकॉज अ मोटिवेटेड टीचर then you will have motivated students as well, right? So यहाँ पर हम एक और मैं आपके साथ एक स्टैट शेयर करना चाहूंगी कि जब एक इंटरनेशनल रिसर्च की गई और वो रिसर्च किस बात पे थी कि बच्चे अपने स्कूल के बारे में क्या फील करते हैं, तो 70% बच्चों का पूरी दुनिया में एक ही जवाब था. एंड यू विल बी सरप्राइज कि वो क्या जवाब था. वो गंदा अच्छा से लेकर ये तमाम चीजें छोड़ दें, वो था कि स्कूल हमें बोरिंग लगता है. ठीक है, बोरिंग एक ऐसी चीज होती है जिसको आप सुनना, देखना, कुछ भी करना पसंद नहीं करते. ठीक है, आपको वहां बैठकर नींद आनी शुरू हो जाती है. सो बच्चे स्कूल के बारे में ये सोचते हैं कि स्कूल हमारा बोरिंग है. और उसको बोरिंग कौन बना रहा है? ये बच्चे की सोच नहीं बना रही, ये हम असातिज़ा बना रहे हैं. ठीक है, सो ये जो ट्रेनिंग सेशंस मुनक्किद करने का या इनको डिलीवर करने का मकसद भी ये होता है कि टीचर्स जो हैं दे बिकम मोटिवेटेड.
अच्छा, अब मोटिवेशन दरअसल है क्या चीज? व्हाट इज मोटिवेशन? अब मोटिवेशन ये एक ऐसी ताकत है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपकी तमाम जो एफर्ट्स हैं, आप स्कूल जाते हैं, सुबह तैयार होते हैं, टीचर्स फीमेल होती हैं, मेकअप भी लगाती हैं, ठीक है, फिर जाके वहां लेक्चर भी डिलीवर करके आती है, टेस्ट कंडक्ट करती है, बच्चों को चुप कराती है, एंड व्हाट नॉट। लेकिन जब तक आप मोटिवेटेड नहीं है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एफर्ट्स हैं, वो चैनलाइज नहीं होंगी। ठीक है, ये ऐसी बात है कि जब आपका कभी पानी, जब आप बर्तन धो रहे होते हैं और वो सिंक की जो टैप होती है वो खराब हो जाए और पानी यहां वहां बिखरना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है उसको प्रॉपर चैनल नहीं मिल रहा, और फिर कितना मेस क्रिएट हो जाता है। और यही मेस हम अपने बच्चों की जिंदगी में भी क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सो आज हमने इसी मोटिवेशन के बारे में बात करनी है, किस तरीके से मोटिवेट किया जाए। मोटिवेशन के लिए ये जो सेइंग है, ये मैं हमेशा, मैं जब भी ट्रेनिंग करती हूं तब भी, और इसके अलावा मैं जब छोटी थी तब भी मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी कोटेशन। और ये कोटेशन क्या कहती है कि हम एक टीचर को अजीम तरीन टीचर समझते हैं, जो कि क्या कर रहा होता है, जो कि बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाता है। हालांकि दैट टीचर इज द मोस्ट मिडियोकर टीचर, यानी कि वो मिडियोक्रिटी के लेवल के ऊपर आता है, लेकिन एक अच्छा टीचर उसको एक्सप्लेन करता है, फर्दर एलाबोरेट करता है। एक जो उससे भी सुपीरियर टीचर है, उसका काम क्या होता है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ उसको कनेक्ट करता है, बच्चे रिलेट कर पाते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग में, उनके नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। बट स्टिल दैट इज नॉट एन इंस्पिरेशनल टीचर। एक इंस्पिरेशनल टीचर वो होता है जो कि आपको जिंदगी के लिए इंस्पायर कर जाए, और आपको अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी मुश्किल हो, अच्छाई हो, आपको अपना वो टीचर याद आ जाए। एंड इट डज हैपन। ये आप अगर अपने आप से भी सोच के देखें, आप लोगों की भी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा टीचर जरूर आया होगा। मेरी जिंदगी में तो आया था। आई स्टिल रिमेंबर हर नेम। आई वॉज अ किड एट दैट टाइम। Sorry, I have a bad throat. Yes, exactly. You are 100% right, Tufail साहब, that teachers are silent architects of the society. ठीक है, यानी कि कौम के मेमार हैं ये। आपने बिल्कुल ठीक बात कही, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। और उसी में मैं आपको एक इंस्पिरेशनल टीचर के बारे में जो बताई थी, आई स्टिल रिमेंबर माय टीचर एंड आई एम प्राउड कि मैं मिसेस बेग, मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर हर। मेरी इंग्लिश इनहांस होना या बेहतर होना में मेरी उन टीचर का बहुत बड़ा हाथ है। अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरी उन टीचर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनका सब्जेक्ट बहुत शौक से पढ़ती थी, एंड शी हैज इंस्पायर्ड मी फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, तो यस, दे आर द साइलेंट आर्किटेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। वो कौम के मेमार हैं। लेकिन बात तो हम मोटिवेशन के ऊपर करें, फिर भी हम मोटिवेटेड कैसे होंगे, हाउ वी कैन स्टे मोटिवेटेड। उससे ज्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं हो सकती जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। और वो हमें क्या कहते हैं कि मैं भी एक मौल्लिम हूं, और आप लोग भी जो है वो मौल्लिम हैं, जो कि बच्चों को जो है वो क्या दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास तो नबियों का जो है वो पेशा आ गया है। ठीक है, नबी जो है वो क्या करते थे, वो कौम बनाते थे, वो लोगों की सोच बदलते थे। ठीक है, और हम भी वही काम करें, हम भी वही काम करें। और फिर जब दीन की बात आ जाए और मेरे नबी की तालीम की बात आ जाए, तो फिर इससे खूबसूरत जो है वो कोई भी वर्ड्स नहीं हो सकते। वेरीली अल्लाह डिड नॉट सेंड मी टू बी हार्श और ऑब्स्टिनेट, rather he sent me to teach and to put me at ease. अल्लाह ताला ने, नबी पाक क्या कह रहे कि मुझे सख्त जबर करने वाला नहीं बनाकर भेजा, नरम बात करने वाला, बात के अंदर ऐसी शाइस्तगी और नरमी हो कि वो बात दिल में घर कर जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर्स इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, एंड आई एग्री विद दोस दैट फ्रस्ट्रेशन एज वेल। लेकिन जब आप मोटिवेटेड होते हैं, जब आप अपने नबी के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि ये मेरे दीन ने मुझे कहा है, तो फिर आपकी एफर्ट्स जो है वो मजीद चैनलाइज हो जाती हैं, आपको अपना रास्ता नजर आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज समथिंग दैट वाज रिलेटेड टू मोटिवेशन। हमेशा मैं जब भी ट्रेनिंग करती हूं, मैं ये पिक्चर जरूर टीचर्स को दिखाती हूं, फिर मैं उनका फीडबैक लेती हूं कि आप जब इस पिक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हैं या इसको देख रहे हैं, तो देखकर आपको जहन में क्या चीज
जो है वो आती है आपके। तो मैं आप लोगों से आप लोगों का फीडबैक लेना चाहूंगी। आप लोग मुझे इन रिटन भी दे सकते हैं, आप लोग अपने हैंड रेज करके यू कैन ऑल्सो स्पीक अप, सो यू आर मोर देन वेलकम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर? क्या एक लफ्ज या क्या कोई एक बात आपके दिमाग में इस तस्वीर को देखकर आती है? जी जी, तो फैल साहब प्लीज। जी तो फैल साहब आपने हैंड रेज किया है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मुझे इस पिक्चर को देखकर जो मेरे जहन में दिख रहा है वो ये कि यहाँ जो पिक्चर में पहला पाँच लीटर पानी डाल रहा है, ये पिक्चर है। और बच्चे जो है ये बीज की मादा जो है जिसको मतलब जिसकी तैयारी की जाती है के अंदर पहले मट्टी में डालकर पानी डाला जाता है और फिर उससे वो उसकी रूट्स डेवलप होती हैं, फिर स्टेम बनता है और स्टेम से लीव्स और फिर जाकर एक तनावर दरख्त बनता है। तो बिल्कुल उस्ताद का भी यही काम है कि वो इस तरीके से शेप देता है और बच्चे को एक मुआशरे का एक करामत इंसान बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें कि ये ना सिर्फ इनका यहाँ ख्याल रख रहा है ये शख्स जो है, और फिर बच्चे क्या करें, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये बागबान है जो कि, और इसके बागीचे के अंदर जो पौधे हैं वो कौन है, वो बच्चे हैं। ठीक है, तो जो एक लफ्ज हमारे जहन में आना चाहिए, या अंग्रेजी में आप उसको आसान करके कह रहे, दैट इज नर्चरर। ठीक है, नर्चर करना। नर्चर करने का क्या मतलब होता है? देयर इज अनदर मैसेज ऑन द साइड, आई वुड लाइक टू हैव अ लुक एट इट, क्योंकि अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, मिस एक टीचर ही है जो बच्चे की शख्सियत निखारता है। बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, सरवत खान कह रही हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग स्प्रिंग ऑफ अ नेशन। वेरी गुड, ब्यूटीफुल वर्ड्स। और नर्चर का जो लफ्ज मैंने यहाँ यूज किया, नर्चर का मतलब होता है कि आप ना सिर्फ उनका ख्याल रख रहे हैं, जैसे कि माँ बाप रखते हैं ना, माँ बाप रखते हैं ना, आप उनको रोटी देते हैं, पानी देते हैं, कपड़ा देते हैं। अच्छा, टीचर वो तो नहीं दे रहा, लेकिन वो उसकी शख्सियत के लिए नर्चरर है। ठीक है, सो दे आर बीइंग नर्चर्ड अवे फ्रॉम देयर होम एट योर हैंड्स, एट अ टीचर्स हैंड्स। तो आप तमाम लोगों की जो भी इसके बारे में आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है। वो चाहे आप एक लफ्ज में दें या एक सेंटेंस में दें, तो वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, so care and protect someone or something and while they are growing, right? Okay, now अब हम आ जाते हैं मेन जो हमारा एजेंडा है आज का, दैट इज करिकुलम। आप लोग वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं इन द मिडल ऑफ द डे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड, ट्राई टू पार्टिसिपेट। आप लोग जब भी हाथ खड़ा करेंगे, आई वुड डेफिनेटली टेक योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग यहाँ चैट में भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम क्या चीज है? करिकुलम बेसिकली एक ऐसा मैप है, एक ऐसा रोड मैप है जो कि आपको और बच्चे को वहां तक लेकर जाता है जहां तक एज के अकॉर्डिंग उसको पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब जाहिर है 4-5 साल के आप तो नहीं है, 4-5 साल का तो बच्चा है, लेकिन उस 4-5 साल की लेवल पे आने के लिए कि इसको कितना सिखाना है, कितना नहीं सिखाना, कहां तक लेकर जाना है, और फिर आगे क्या कनेक्टिविटी बनानी है, ये एक रोड मैप होता है। इसको एक ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है? बेसिकली इट इज अ कंप्लीट प्लान ऑफ लर्निंग। तो फैल साहब कह रहे हैं व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, हाउ दे लर्न एंड हाउ देयर लर्निंग इज असेस्ड, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज फॉर द टीचर्स एज वेल। ठीक है, अभी हम करिकुलम पे बात करें, आप स्कूल में जाके बच्चों के साथ करिकुलम की बात नहीं करते, आप जो करिकुलम अंडरस्टैंड करते हैं उसको जाकर इंप्लीमेंट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो टीचर्स अंडरस्टैंड नहीं करते, वो फिर क्या करते हैं, वो कमाल करते हैं। ठीक है, मेरे लिए तमाम टीचर्स बहुत बाइज्जत हैं, क्योंकि वो तालीम देते हैं, और तालीम देना जो है वो बहुत जो है वो एक मैं अगेन कहूंगी नबियों का पेशा है। बट लेकिन जोक्स अपार्ट, मैं वैसे ही थोड़ा बहुत हंसी मजाक के लिए बात की कि जो करिकुलम नहीं समझता फिर वो कमाल करता है। ठीक है, सो ये एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है, नॉट जस्ट फॉर द किड्स बट आल्सो फॉर द टीचर्स। ये आपके लिए एक रोड मैप है। वो कहते हैं ना कि एक आर्किटेक्ट से आप एक घर का या एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो जो आपने पढ़ाना है ये उसका ब्लूप्रिंट है।
जो किताब डेवलप होनी है ये उसके लिए भी ब्लूप्रिंट है, ये उसके लिए भी गाइडलाइन है, राइट। ये एक फ्रेमवर्क है लर्निंग का। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए जो है एक तरीके से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हर सब्जेक्ट की जो है वो डिफाइन कर देता है। फर्दरमोर ये आपके गोल्स और आपकी असेसमेंट को भी क्या कर देता है, अलाइन कर देता है। ये मेरा गोल है, आज मैंने बच्चों को डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब सिखाना है, लेट्स सपोज, ठीक है। और फिर मैंने जब डिफरेंस की बात हो रही है तो मैं उनको डिफरेंस ही सिखाऊंगी, ठीक है। मैं उनको टाइप्स ऑफ मैप्स बताना नहीं शुरू कर दूंगी, मैं डिफरेंस की ही बात करूंगी और यही चीज मुझे उन्हें असेस करने में भी क्या करेगी, मदद देगी, राइट। अच्छा जी, सो क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस को डाइवर्स लर्नर्स के लिए भी स्ट्रीमलाइन करता है। आपके पास तमाम बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे बोलकर सीखते हैं, कुछ बच्चे देखकर सीख लेते हैं, कुछ बच्चे कर कर सीखते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो मिक्स कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है। ये ऑडिटरी और ये वाली जो तमाम लर्निंग है ये तमाम बच्चों की अलग होती है। आपके पास 5 मुख्तलिफ तरह के बच्चे क्लासरूम में मौजूद होते हैं। जैसे कि मेरी अपनी बेटी है, वो 7 साल की है, और मैंने उसको एक ऑनलाइन उसके साथ असेसमेंट की बिकॉज आई एम इनटू द ट्रेनिंग। तो मैं चाह रही थी कि मैं उसको भी असेस करूं कि वो किस तरह की लर्नर है। सो शी वॉज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ लर्नर, जो कि मुझे ऑनलाइन असेसमेंट के बाद पता चला कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा हमेशा देखकर सीखता है, विजुअल चीजों को देखकर सीखता है। वो कहती है नहीं, जो कोई बोलता है मैं वो सुनकर सीख लेती हूँ, ठीक है। सो शी इज अ यूनिक काइंड ऑफ लर्नर। वो देखने की बजाय पढ़ने को ज्यादा जो है वो उसके ऊपर फोकस करती है कि मैं कुछ भी रीड करूंगी तो मुझे ज्यादा डिटेल समझ में आएंगी, रादर देन जस्ट लुकिंग एट ए स्टिल पिक्चर। तो मुख्तलिफ तरह के बच्चे होते हैं, और ये तो बच्चे हैं, और बच्चे मन के सच्चे, वो आपसे सच्ची बात ही करेंगे, ठीक है। तमाम जो मुख्तलिफ डाइवर्स तरह के लर्नर्स हैं, ये उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज को भी मैनेज करता है, और करिकुलम उसी तरह से डिजाइन किया होता है कि अगर आपके पास 5 से 6 साल तक के बच्चे एक क्लासरूम में मौजूद हैं तो उनकी लर्निंग की जो डिफरेंशिएशन है या जो उनकी डाइवर्सिटी है उसको फोकस करते हुए ही करिकुलम बनाया जाता है, राइट। सो ये नहीं कि कोई एक बच्चा जो है जो सुनकर ही सीख लेता है, जो टीचर ने बोला और उसने सुन लिया और उसको समझ में आ गई, ठीक है, ना कि वो बच्चा जिससे आप करवा कर सिखाएंगे, ठीक है। हालांकि करके सीखने वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये तमाम तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी नीड्स को, उनकी डाइवर्सिटी को देखते हुए ही करिकुलम जो है वो डिजाइन किया जाता है। ओके जी, उसके बाद आ जाता है फॉस्टरिंग स्टूडेंट सक्सेस। बच्चों की सक्सेस रेट क्या होगा इस करिकुलम को पढ़ने के बाद। अब ये जो करिकुलम आपने समझ लिया उसके ऊपर किताब डिजाइन की जाती है, ठीक है। आई एम ऑल्सो एन ऑथर। सबसे पहले मैं करिकुलम को समझती हूँ। मुझे इंटरनेशनल करिकुलम भी पता है। इंटरनेशनल करिकुलम बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया हुआ है, और मैं किसी एक बोर्ड के साथ एफिलिएटेड नहीं हूं। मुझे आईजीसीएसई, जीसीएसएस के मल्टीपल बोर्ड्स जो हैं मुझे उनके बारे में पता है, AQA, एडेक्सल, ORC, CAI, कैम्ब्रिज, इन तमाम चीजों को फॉस्टर करने का मतलब होता है केटर करना, किसी भी चीज को समझकर उसको फिर इंप्लीमेंट करना, उसका ख्याल रखना, ठीक है, राइट। फॉस्टर का मतलब होता है ख्याल करना, उसको समझकर उसको फिर उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना। मैंने आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, लेकिन इसका जो एक तरीके से व्हाट इज इट सेड, उसका एक जो पीछे ख्याल है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बच्चों की सक्सेस का भी ख्याल रखा जाता है, उनके सक्सेस रेट क्या होगा, क्योंकि इतने मल्टीपल डाइवर्स तरह के लर्नर्स आपके पास मौजूद हैं। तो जाहिर है जो सबसे बच्चा सुनकर ही सीख लेता है उसने सबसे पहले सीख लिया, क्योंकि आप सबसे पहले बोलेंगे ना, राइट। या अगर आप तस्वीर भी दिखाएंगे तो फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो वो बच्चा सबसे पहले सीख लेगा, फिर आप उसको कुछ करके सिखाना शुरू करेंगे तो वो बच्चा बाद में सीखेगा। तो तमाम तरह के बच्चों की मेंटालिटी को देखकर, उनकी डाइवर्सिटी को देखकर करिकुलम डिजाइन किया होता है। और फिर जब आपको करिकुलम की समझ आ जाती है तभी आप उसके ऊपर एक अच्छी किताब जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, अब यहां पर ये आ गई टीचर्स की बात। एक टीचर जो कि करिकुलम समझता है, ये उसकी अपनी पर्सनल
और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने एक जीती जागती मिसाल हूं इसकी। कैसे मैं आपके सामने एक जीती जागती मिसाल हूं? that I am fully aware of national curriculum as well as I am aware of इंटरनेशनल करिकुलम। और जब मैं इन दोनों को, और फिर मल्टीपल डिफरेंट तरह का, कोई एक बोर्ड तो नहीं है, आप यूरोप में मुख्तलिफ तरह का करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुख्तलिफ तरह का करिकुलम है, कनाडा में एक और तरह का करिकुलम फॉलो होता है, ये जो स्कैंडिनेवियन एरियाज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज भी जिनको कहा जाता है, यहाँ एक अलग तरह का करिकुलम फॉलो होता है, फिर चाइना में एक डिफरेंट तरह का करिकुलम फॉलो होता है। तो आप इन तमाम करिकुलम्स को, कोई वो दुनिया से बाहर के करिकुलम नहीं पढ़ाते यही है जो आप पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं, लेकिन होलिस्टिकली या कितना ज्यादा वो बच्चों के सक्सेस रेट को फॉस्टर करते हैं, उनकी डाइवर्सिटी को कितना मद्देनजर रखते हैं, सबसे ज्यादा होलिस्टिक वो वाला करिकुलम होता है। तो जब आप टीचर्स को करिकुलम की समझ में आ जाती है तो ये आपकी पर्सनल ग्रूमिंग और आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा जो है वो क्लासरूम में टीचर नहीं रहते, फिर आप ग्रो करते हैं और आप आगे आने वाले और टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं, उनको करिकुलम की अफादियत के बारे में बता सकते हैं, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है, अब आ जाता है करिकुलम 1 till 5 का ब्रेकअप। ठीक है, हमने करिकुलम का एक छोटा सा हमने समझ लिया कि करिकुलम की अंडरस्टैंडिंग क्यों होना जरूरी है। अब तक की तमाम बातचीत से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि करिकुलम क्यों जरूरी है। ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है और ये आपके बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है, और ये तभी 100% इंप्लीमेंट होगा जब आपको और जो किताब डेवलप कर रहे हैं उनको इसकी समझ में होगी, तभी आप 100% डिलीवर कर सकेंगे, राइट? सो इस वजह से करिकुलम की ये इंपॉर्टेंस है। फर्दर अभी करिकुलम यहाँ एंड नहीं हुआ, करिकुलम के क्या कंपोनेंट्स हैं अभी हमने उनको डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम ग्रेड 1 till 5 सोशल स्टडीज को जरा ब्रेकअप कर लेते हैं, राइट? अच्छा जी, अब ग्रेड 1 से 3 तक हमारे पास होता है जनरल नॉलेज। उसमें हम जनरल नॉलेज को पार्ट ए एंड बी में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि है साइंस एंड सोशल स्टडीज। लेकिन जब आगे चल के बच्चे ग्रेड 4 एंड 5 में जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, ये सेपरेट सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, ये पार्ट्स नहीं रह जाते या ये जनरल नॉलेज का हिस्सा नहीं रह जाते, तो ये सेपरेट सब्जेक्ट्स बन जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सोशल स्टडीज एंड साइंस, राइट? फिर अगर आप एक स्टेप और आगे जाएंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, ग्रेड 6 till 8 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बन जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि उसी सोशल स्टडीज से 2 और सब्जेक्ट्स निकल आए। फिर जब आप ग्रेड 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज, ये पाकिस्तान स्टडीज बन जाएगी। आप इन तमाम चीजों को पाकिस्तान के ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। जो आपने 1 से लेकर 8 तक पढ़ा था, आप उस तमाम नॉलेज को, आप सोशल के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के नॉलेज को पाकिस्तान पे अप्लाई करेंगे और इसीलिए वो पाकिस्तान स्टडीज का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम एक जर्नलाइज्ड चीज से कहां जा रहे हैं, स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। बड़ी क्लासेस में जैसे जैसे जाएंगे, वी विल बिकम मोर स्पेसिफिक, वी विल बिकम मोर टारगेटेड, राइट? तो ये एक चीज हो गई। अब इसी को हम जब ब्रेकअप करेंगे तो मैं आपसे तमाम चीजों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले हम करिकुलम के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि करिकुलम जो है ये एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, आप कह सकते हैं जैसे पूरी दुनिया है और उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपने मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स बना छोड़े हैं और फिर उन कॉन्टिनेंट्स को भी फर्दर जो है वो कंट्रीज में आप डिवाइड कर लेते हैं, कंट्री को प्रोविंसेस में या स्टेट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह हम अपने करिकुलम को भी डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, किस कंपोनेंट की क्या अहमियत है उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डोमेन। डोमेन किसको कहते हैं ये मैं भी आपसे डिस्कस करती हूँ, ठीक है? फिर आ जाते हैं स्टैंडर्ड्स। हम डोमेन के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं और फिर स्टैंडर्ड्स के हम कुछ बेंचमार्क्स बना लेते हैं। इन हर वर्ड्स को हम आगे चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फिर हम आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बड़ी एक अहम हमारे पास बात है, या जो जिसको आप किताब में भी टॉप ऑफ द चैप्टर लिखा हुआ देखते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इन शॉर्ट हमारा लाडला लफ्ज SLO। ठीक है, तो इन तमाम कंपोनेंट्स को आप एक नजर देख लें और अब हम डिटेल में हर कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है डोमेन। डोमेन
क्या समझते हैं आप आपसे? ये मेरी डोमेन ही नहीं है या ये मेरी डोमेन है। डोमेन का कंपोनेंट करिकुलम से क्या लेना देना है, किस तरीके से आप डोमेन को देखते हैं, या थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपको ऑलरेडी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसकी। ओके, नोबडी। चले मैं बताती हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, डोमेन कहते हैं किसी भी बड़े एरिया को, ठीक है। अब ये एरिया आप डोमेन खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं आपको लर्निंग फ्रेमवर्क, थैंक यू तुफैल साहब फॉर योर पार्टिसिपेशन, लर्निंग फ्रेमवर्क ही है लेकिन एक बड़ा सा फ्रेमवर्क है, इसको हम आगे छोटा 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 करते जाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे समझने के लिए आसानी हो जाए। तो डोमेन एक बड़ा सारा एरिया होता है, जैसे मैं कहूँ लाहौर एक डोमेन है, पाकिस्तान एक डोमेन है, या सोलर सिस्टम में अर्थ एक डोमेन है, यानी कि आप समझ रहे हैं एक बड़ा एरिया। तो करिकुलम के अंदर एक बड़ा एरिया आप डिफाइन कर लेते हैं। मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, ठीक है। सोशल स्टडीज के या जनरल नॉलेज के करिकुलम के अंदर हम एक डोमेन डिसाइड कर लेते हैं। वो डोमेन कुछ भी हो सकती है। वो डोमेन क्या हो सकती है, यहां पर आप जरा देखिएगा, एथिक्स एंड वैल्यूज हो सकते हैं, हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकती है, लाइफ साइंसेज हो सकती हैं, फिजिकल साइंसेज हो सकती हैं। ये तमाम क्या है, ये डोमेन्स हैं, ठीक है। इन डोमेन्स को हम क्या करेंगे, इनमें से हम स्टैंडर्ड्स निकालेंगे। आप ये देखिएगा कि मैं जनरलाइज चीज से स्पेसिफिक होती जाऊंगी। अब मैं एक डोमेन पकड़ लेती हूँ, लेट्स सपोज मैं लाइफ साइंस पकड़ लेती हूँ, और मैं बच्चों को लाइफ साइंस में क्या बताऊंगी, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अब बच्चे ग्रेड 1 में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये लाइफ साइंसेस के अंदर ही आता है ना। तो वो स्टैंडर्ड क्या होगा ग्रेड 1 के बच्चों के लिए लाइफ साइंस की डोमेन के अंदर, उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। दैट इज अ स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स शुड नो and be able to do at a particular grade or level in a particular domain, ठीक है। जैसे कि जनरल नॉलेज में हमारे पास डोमेन है डिस्कवरिंग सेल्फ एंड इमीडिएट एनवायरनमेंट, और सोशल स्टडीज में हमारे पास डोमेन है सिटीजनशिप। आप इसका स्टैंडर्ड निकाल लें कि ग्रेड 1 से 3 तक बच्चे ये स्टैंडर्ड अचीव कर लेंगे, और वो क्या स्टैंडर्ड होगा कि बच्चे बेसिक अवेयरनेस अपने बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में और कम्युनिटी के बारे में हासिल कर लें, ठीक है। मैंने उनका ग्रेड 1 से 3 का एक स्टैंडर्ड बना दिया डिस्कवरिंग सेल्फ एंड इमीडिएट एनवायरनमेंट का। इसको हम कहते हैं डोमेन में से स्टैंडर्ड्स निकालना, कि किस क्लास के लिए, किस ग्रेड के लिए आपको क्या स्टैंडर्ड चाहिए, बच्चे उस जगह पर, उस एज लेवल पर क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो तकरीबन आप ये देख लें कि 5 साल से लेकर या 6 साल से लेकर 7-8 साल तक का, 8 साल तक का बच्चा जो है वो ये तमाम चीजें सीख लेगा एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं बेंचमार्क सेट करना। बेंचमार्क क्या होगा, मैंने एक डोमेन बना ली, मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया, लेकिन ये स्टैंडर्ड और डोमेन जो है ये किस बेंचमार्क के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि मैंने कब तक बच्चे को ये चीज पढ़ानी है। आपको पता है कि कितने बेंचमार्क्स हैं, डज एनीबडी नो, कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बेंचमार्क्स हम सेट करते हैं, और वो इंटरनेशनली सेट हुए हैं ऑलरेडी, वो मैंने सेट नहीं किए। 5 बेंचमार्क्स हैं, 1 2 3 4 5, यस यू आर राइट जी। तो फैल साहब आप बिल्कुल ठीक है कि 5 ही बेंचमार्क्स हैं, और इन 5 बेंचमार्क्स को अगर हम ब्रेकअप करें तो ये क्या, किस तरीके से 5 बेंचमार्क्स हैं। पहले तो ये क्या करते हैं कि ये जो आपने एक स्टैंडर्ड बनाया है उसको मेजर करते हैं कि कहां पर आपने इसको अप्लाई करना है। तो अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला बेंचमार्क आता है ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये हमारा फर्स्ट बेंचमार्क है। उसके बाद सेकंड हमारा बेंचमार्क आता है ग्रेड 1 till 3 का, राइट,
यानी कि जो भी आप डिस्कवरिंग सेल्फ एंड इमीडिएट एनवायरनमेंट का डोमेन आपने सेट किया, उसमें आपने स्टैंडर्ड निकाला, वो आपने 1 से 3 तक में पढ़ाना है। फिर हमारे पास अगला बेंचमार्क आता है ग्रेड 4 एंड 5 का। फिर हमारे पास बेंचमार्क आता है ग्रेड 6 till 8 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास बेंचमार्क आता है 9 till 12। आई मेक इट अ सिंगल बेंचमार्क, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। 9, 10 and 11, 12 you can make it separate, 2 separate benchmarks, right? So ये बेंचमार्क होता है। यहां आपको ये चीज नजर आ रही है कि जब हमने एक डोमेन सेट की, स्टैंडर्ड निकाला, तो हम उसको 3 सालों में पढ़ाएंगे। कहीं बच्चा अपने बारे में जानेगा, कहीं बच्चा अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेगा, कहीं अपने घर और नेबरिंग जो एरिया है उसके बारे में समझेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस जो वहां मौजूद है उसके बारे में समझेगा, अपने नेबरहुड को मैप आउट कर सकेगा। ये है डिस्कवरिंग सेल्फ एंड इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये डोमेन आपने इस तरीके से बेंचमार्क के अंदर शामिल किया। ECE इज अ बेंचमार्क सर। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है ये एक बेंचमार्क है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है, प्ले ग्रुप, नर्सरी एंड प्रेप, दैट इज अ बेंचमार्क। एक स्पेसिफिक नहीं, एज के ये बच्चे, इसमें ये करिकुलम में क्या आ जाता है, क्योंकि ये तो हम इनको स्टूडेंट तो नहीं कर, इसमें तो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स होते हैं ना, तो इनका बेंचमार्क का मुझे आइडिया नहीं है। आप कह रहे हैं चलो इस पे थोड़ा सर्च करेंगे। सर आप इसके ऊपर सर्च ना करें, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आई एम फुली अवेयर ऑफ द करिकुलम ऑफ ECE ऑल्सो। ECE जो है दैट इज, आप ये कह सकते हैं, इट इज स्लाइटली अनफॉर्मल एजुकेशन। उसके अंदर एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम होता है क्योंकि बच्चा उस वक्त बहुत छोटा होता है, लेकिन हम वहीं से उसको कनेक्ट करते हैं जहां से ECE में छोड़ा होता है, और आगे हम उसको ब्रिज करते हैं 1 से 3 तक के लिए। वी मेक इट फर्दर मोर फॉर्मल इन दैट एरिया। वहां बच्चों के 7 की लर्निंग एरियाज होते हैं। ECE में बच्चों के 7 की लर्निंग एरियाज होते हैं, जिनमें से 5 की लर्निंग एरियाज जो है वो जनरल नॉलेज के हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अनफॉर्मल एजुकेशन। आप उसको फर्दर मोर फॉर्मल करते हैं जब आप ग्रेड्स में आ जाते हैं 1 till 3। आपके पास नर्सरी, प्ले ग्रुप और प्रेप जो है, प्रोग्रेशन तो हो रही है बच्चे की, हो रही है कि नहीं हो रही? आप प्ले ग्रुप में जब बच्चे को हाथ पकड़ के या बच्चे से ट्रेसिंग करवाते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चा प्रोग्रेस करता है, और प्रेप तक बच्चा जो है वो एक सेंटेंस लिख लेता है आराम से। माय नेम इज, let's suppose, Tofel, right? So he or she is able to do that. Although that is an expected learning outcome, but still progression तो आपको नजर आ रही है वहां पर। So वहां पर एक बेंचमार्क सेट हो गया, ठीक है। So ये तरीका है। आगे जाकर जो है वो फर्दर आपके पास जो है, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू फॉर आस्किंग। आप ये देखें कि इससे ना सिर्फ आपका बल्कि मेरे भी बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो खुद ब खुद उनके अंदर क्लैरिटी आ जाती है। सो प्लीज कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस। अच्छा जी, बेंचमार्क सेट हो गया। 4, 5 में आप देख सकते हैं कि वही चीजें जो हमने 1 till 3 में पढ़ गई थी, हम उसको एक स्टेप अप कर देंगे, और उसमें हम बच्चों से, अगर हम कम्युनिटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ हम सिटीजनशिप की बात करेंगे। हम बच्चों को बताएंगे कि शहरियत क्या होती है। फिर हम उससे एक तरह की शहरियत की बात नहीं करेंगे, हम उससे उसकी ग्लोबल सिटीजनशिप की बात भी करेंगे, हम उसके साथ डिजिटल सिटीजनशिप की भी बात करेंगे, ठीक है। और फिर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बच्चे ने 1 till 3 पढ़े हैं, उसको बताएंगे कि आपके हर सिटीजनशिप में जो आपका किरदार है, वहां आपके क्या राइट्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए डोमेन, स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क्स। फर्दरमोर, अब हम आ जाते हैं कि किस तरीके से डोमेन, स्टैंडर्ड और बेंचमार्क में से हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो है वो डिराइव करते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम, जो कि बच्चों के हाथ में जाता है। ऐसा ही है ना, बच्चों के हाथ में जाता है ना। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो है ये बच्चों के पास जाता है, या एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम जो है वो टीचर और बच्चे जो है वो दोनों उसको देख रहे होते हैं, क्योंकि वो आपकी किताब के ऊपर लिखा हुआ होता है। दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, कि आपने ये ऑब्जेक्टिव अटेन करना है, आपने भी और आपके बच्चे ने भी, ठीक है। आपने कैसे अटेन करना है कि आपने इस तरह से डिलीवर करना है कि वो उसको 100% समझ ले, उस तक डिलीवर हो जाए। अब वो किस तरीके से डिलीवर करना है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। यहां आप कुछ लर्निंग आउटकम्स देखें। ये आपकी डोमेन है, ये आपका स्टैंडर्ड है,
ये आपके बेंचमार्क्स हैं और इन्हीं बेंचमार्क्स में आप ये देखिए कि डिस्कवरिंग देमसेल्व्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इंटरेस्ट, प्लेसेस अराउंड देम। तो ग्रेड 1 में बच्चा अपना नाम, उम्र, फेवरेट फूड, अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में जान लेगा। ग्रेड 2 में वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज और अपने आसपास के नेबरिंग एरियाज जो हैं उनके बारे में जान लेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि क्योंकि वो डिस्कवरिंग सेल्फ एंड इमीडिएट एनवायरनमेंट की बात करी है, वो आप ये देखिए थोड़ी थोड़ी ज्योग्राफी भी हम इसके अंदर जो है वो ऐड ऑन करते जा रहे हैं। वो पाकिस्तान के मैप को आइडेंटिफाई करेगा, पाकिस्तान के झंडे को आइडेंटिफाई करेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि वो पाकिस्तान के प्रोविंसेस, इंपॉर्टेंट एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, एजेके और आईसीटी यानी कि जो हमारा कैपिटल टेरिटरी है हमारी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, उसको भी आइडेंटिफाई कर लेगा मैप के ऊपर, राइट। तो आप देखें कि प्रोग्रेशन हो रही है। एंड फर्दर रिकॉग्नाइज दैट present time is different from the past in terms of living style, food, communication and clothes। क्योंकि हम डिस्कवरिंग सेल्फ एंड इमीडिएट एनवायरनमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल यही है डोमेन, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क एंड लर्निंग आउटकम्स। तो यहां आप देखें कि ग्रेड 3 में ये कितना क्रिटिकल होता जा रहा है कि बच्चा जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा पास्ट एंड प्रेजेंट कि आज हम ऐसे रहते हैं लेकिन पास्ट में हम ऐसे नहीं रहते थे। मेरे दादा दादी की जिंदगी में और मेरी जिंदगी में फर्क है कुछ ना कुछ। तो आप यहाँ पे देखिए कि पिछली लेवल पे ज्योग्राफी थी, अब ग्रेड 3 में थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री भी हमने क्या करनी शुरू कर दी, ऐड ऑन करनी शुरू कर दी, राइट। तो इसी को कह रहे हैं कि बच्चा जब प्रोग्रेस करके फिर ग्रेड 4-5 में जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो सिटीजनशिप और मुख्तलिफ जो चीजें हैं, राइट्स, रिलीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन तमाम को डिस्कस करेगा, स्टेट के बारे में जानेगा, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ेगा, क्योंकि बच्चे को राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो 2-3 में ही समझ आ गए थे, लेकिन आगे जाके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आपका आईनी हक जो होता है ना वो भी फराहम करते हैं, जिनको फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। तो बच्चे को डिफरेंशिएशन हो जाएगी कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स एंड व्हाट आर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। और फिर इसी तरीके से वो कहाँ का शहरी है, वो पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान का नक्शा, पाकिस्तान को लोकेट कैसे करना है, पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, ये फर्दर मोर वो आगे चलकर पढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने डोमेन करिकुलम में हमने डोमेन बनाई, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क एंड देन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, राइट। ओके, बट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आर नॉट दैट सिंपल। ये इतने सिंपल नहीं है जितना हमें लगता है ना कि आज हमने बच्चे को एक ऑब्जेक्टिव है, वो क्या ऑब्जेक्टिव है कि मैंने उसको मैप्स एंड ग्लोब्स पढ़ाने हैं, लेकिन मैप्स एंड ग्लोब्स में मैंने उसको क्या कुछ पढ़ाना है। Either I am going to describe maps and globes, either I am going to differentiate between the two, I am going to explain them, or they just need to identify a map or a globe. ठीक है? These are separate learning outcomes. इन तमाम जो मैंने अभी sentences बोले, they might sound same, but एक लफ्ज की वजह से explain, describe, identify, differentiate, इनकी वजह से आपका learning outcome ही बदल जाता है, आपके बच्चे के सोचने का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। तो जब बच्चे के सोचने का पर्सपेक्टिव तब बदलेगा जब टीचर का पर्सपेक्टिव बदलेगा, राइट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर। सो यहां आपके सामने कुछ लर्निंग आउटकम्स के क्या लिखे हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं जो कि उनके स्टार्ट में लगते हैं हमेशा, जैसे कि, और फिर इनकी कैटेगरीज है। आप लोगों ने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से आप लोग तमाम लोग आई होप वाकिफ होंगे, आप लोगों ने ट्रेनिंग्स भी इसके ऊपर ली होंगी। कैंटेप पब्लिशर्स के ताउन से जो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऊपर मल्टीपल जो है वो ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर उसको कोट जरूर करूंगी कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपको ये बताता है कि आपकी लर्निंग जो है वो किस फेज में है, राइट। Either you are in the remembering phase, understanding, application, analysis, evaluation और synthesis और creation। ये सबसे सुपीरियर फेज है जब आप कुछ क्रिएट करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। और ये चीज क्या है, ये चीज आपके एसएलओ के स्टार्ट में लगी हुई होती है।
अगर आपने उसको सही से रिमेंबर ही नहीं करवाया, सही से उससे एनालिसिस ही नहीं कराया, तो वो बच्चा क्रिएट करने के काबिल नहीं होगा। सो ये प्रोग्रेशन है बच्चे का, और ये आप किस तरीके से पता कर सकते हैं? ये आप थ्रू ये जो हेल्पिंग वर्ब्स लगे हुए होते हैं ऐसे लोग के स्टार्ट में, उससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच एवरी टीचर शुड नो। यस तोफैल साहब, यू आर 100% राइट। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये ना सिर्फ टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं बीइंग एन ऑथर ऑफ सेवरल टेक्स्ट बुक्स, मैं इस चीज को इतना शिद्दत से इस बात का मुझे एहसास है कि जहां डिफाइन है तो वो डिफाइन ही होना चाहिए। इट शुडंट गो फॉर एक्सप्लेनेशन। जहां आपको एनालिसिस करने के लिए कहा है वहां एनालिसिस ही करें, वहां रिकग्निशन ना कराने बैठ जाइएगा, बिकॉज दीज आर टोटली डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, और मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि ये जो 3 कैटेगरीज है ना, नॉलेज टिल एप्लीकेशन, ये जानवरों के अंदर भी मौजूद होती है। और अनफॉर्चुनेटली वी टीचर्स, हम पाकिस्तान में अपने बच्चों को एप्लीकेशन से आगे नहीं लेकर जाते। बच्चा रिमेंबर करता है, अंडरस्टैंड करता है और उसको अप्लाई करता है, और अगर उसने अप्लाई कर दिया तो हम अपने आप को एक सुपीरियर टीचर समझना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे ने अप्लाई कर लिया। हालांकि एक बिल्ली जो होती है उसको कहते हैं बोरी में बंद करके छोड़कर आना, ये वापस आ जाएगी घर। कैसे आ जाएगी घर? क्योंकि उसने रिमेंबर किया रास्ता, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हुए, उसको अप्लाई करते हुए वो वापस आ जाती है। इसीलिए कहते हैं बोरी में बंद करके छोड़कर आना, वरना वापस आ जाएगी। चूहा, अगर आप चूहे के रास्ते में, जो उसने एक रास्ता सोचा हुआ होता है ना, उधर आप कोई नया सोफा या चेयर रख दें या टेबल रख दें, वो पूरा रास्ता भूल जाएगा। वो पहले याद करता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है, यहां से ऐसे जाऊंगा, और फिर उसको अप्लाई कर लेता है। ऑल द एनिमल्स डू दैट। ठीक है, ऑल ऑफ देम डू दैट। और अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों को इससे आगे नहीं लेकर जाते। हायर लेवल के जो एसएलओज हैं उनमें एनालिसिस, एवैल्यूएशन और क्रिएशन आती है, और वो तभी आएगी जब आपके बच्चे ने ये 3 एसएलओज जो हैं, ये 3 कैटेगरीज जो हैं, ये अच्छे तरीके से समझ ली हैं। जब एसएलओ को उस तरह से एड्रेस किया जाएगा जो उसका क्या है, उसका तरीका भी है। ओके, सो यहां पर मैं आपके साथ कुछ एसएलओ जो हैं वो डिस्कस करूंगी, और आप लोग मुझे बताएंगे कि ये किस कैटेगरी का एसएलओ है। ठीक है, थोड़ा सा एक जस्ट फॉर 90% लर्निंग सिर्फ रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग तक ही हो रही है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, अफशीन, आई डिडंट गेट योर quote lots and hots. I don't get that. Please elaborate. What are you trying to express? Okay. अच्छा, पहला एसएलओ है नेम द गेम्स दे लाइक टू प्ले। आपको क्या लगता है कि ये किस लेवल का जो है वो क्या कैटेगरी में आता है ये एसएलओ? इज इट अंडरस्टैंडिंग, इज इट रिमेंबरिंग, इज इट एप्लीकेशन, क्या चीज है ये? Low order thinking skills, higher order. Oh yeah, exactly, I get that. Okay Afshin, yes, higher order thinking skills and lower order thinking skills, exactly. जी सर, ये नॉलेज का या रिमेंबरिंग का जो है ये एसएलओ है। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये देखें, सजेस्ट वेज the government and the people can work together to meet people's need in the area. ये आपको क्या लगता है कि ये किस कैटेगरी का एसएलओ है? Is it a higher order analysis? क्या अफशीन से तमाम लोग सहमत हैं? नहीं, सरवत ने कहा एनालिसिस, अफशीन ने कहा जी ये हायर ऑर्डर स्किल है। एग्जैक्टली लेकिन किस कैटेगरी में आता है? सजेस्ट करना है आपने। अच्छा, यहां पर अब मैं आपको एक चीज बताती हूं कि समटाइम्स मल्टीपल वर्ड्स जो हैं वो मल्टीपल कैटेगरीज में आ रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस एज ग्रुप में या किस बेंचमार्क को आप डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाती हूं, आप देखिएगा जरा। आपको कुछ वर्ड्स जो हैं वो सेम कैटेगरी में
नजर आएंगे, डिफरेंट कैटेगरीज में वो मौजूद होंगे। जैसे कि इलिस्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग में भी है और इलिस्ट्रेट जो है वो एप्लीकेशन में भी है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट जो है, ये जो इन्वेस्टिगेट का वर्ड है ये मल्टीपल एरियाज के अंदर आ सकता है, ये आपके एप्लीकेशन के अंदर भी आ सकता है, राइट। सो ये जो है कुछ चीजें जो है, यहां पर एक और है इंस्पेक्ट, ये ऐसे वर्ड्स है कुछ जो कि मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर शो होते हैं। सो जो आपका यहां पर सजेस्ट का वर्ड है ये आपका एनालिसिस के अंदर ही आता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक और चीज है, यहां पर देखिएगा जरा, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और यहां पर है डिस्क्राइब एंड एनालाइज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर आप मुझे बताइएगा कि ये किस ऑर्डर का जो है क्या किस लेवल में ये आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पे ग्रेड 5 में ये किस लेवल में आएगा। जी, डिस्क्राइब और वहां पर भी डिस्क्राइब है, तो आर दे द सेम थिंग्स। यहां पर ये नॉलेज के नॉलेज है, ठीक है, और यहां पर ये क्या है, यहां पर ये क्या है, जरा सोचे, इज इट एनालिसिस। यहां पे आप इसको दो चीजें क्या करेंगे, आप इससे बच्चे से क्या करवाएंगे, फोकस करवाएंगे उसके ऊपर। इट इज एनालिसिस एज वेल एज एप्लीकेशन। आपने दो चीजें करवानी है, आपने उसको डिस्क्राइब करना है और एनालाइज भी करवाना है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां आप दो टारगेट्स को एट ए टाइम हिट करेंगे, क्योंकि बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऑलरेडी नॉलेज रखता है, तो आगे जाके आप उससे अप्लाई करवाएंगे कि अगर एक जगह कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं है तो फिर वो एरिया कैसा होगा एज कंपेयर टू द वन व्हिच हैज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ना सिर्फ उससे अप्लाई करवाएंगे बल्कि उससे एनालिसिस भी करवाएंगे, राइट। सो ये इस तरीके से आपके लिए एसएलओ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, अब एसएलओ बेस्ड टीचिंग क्या होती है? डज एनीबॉडी नो व्हाट इज एसएलओ बेस्ड टीचिंग? किसी के जहन में एसएलओ बेस्ड टीचिंग से रिलेटेड कोई ख्याल हो, कोई तसव्वुर हो, वो खुद किस तरीके से एसएलओ बेस्ड टीचिंग करते हो, आप वो चीज शेयर करना चाहते हो, सो यू आर मोर देन वेलकम। known to unknown, good. Student learning outcomes, okay. G Sarvat, very good. Known to unknown, very good. Unknown to known, no, known to unknown, sorry, इसको फ्लिप करें, known to unknown जाते हैं हम हमेशा, जो बच्चे को पता है वहां से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। yes Afshin, good. Input and output, okay, okay. But student SLO based teaching, वो हमने करनी है ना SLO based teaching, तो वो किस तरीके से की जाती है? इनपुट आउटपुट तो एक मशीन के अंदर भी होता है। SLO based teaching is a method in which teaching activities and assessments are all designed to achieve specific learning outcomes. So ये तो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग भी यही है। क्या ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग और SLO बेस्ड लर्निंग एक ही चीज होती है या ये दो अलग चीजें हैं? जरा सोचे और बताएं, सोचे। लिमिटेशंस ऑफ टॉपिक्स, ओके, अलहदा है, अलहदा है, जी 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 बिल्कुल अलहदा है।
स्टूडेंट सेंटर्ड, ओके, यस यस टीचर अफशीन। सेंटर्ड होती है ना मैडम, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग है वो टीचर सेंटर्ड होती है, और जो एसएलओ बेस्ड लर्निंग होती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। वेरी गुड तुफैल साहब, गुड जॉब, गुड जॉब, वेरी गुड अफशीन। अफशीन ने भी यही बात कही और हुमैरा भी यही बात कह रही है, तो सर आपकी बात से तमाम लोग इत्तेफाक कर रहे हैं। सो यू आर 100% राइट तुफैल साहब, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जब आप एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, मैंने आज जाना है और मैंने बच्चे को लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स जो है वो समझा देने हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, बच्चे का ऑब्जेक्टिव नहीं था ये। बच्चे का ऑब्जेक्टिव आप सेट करेंगे बाय मेकिंग इट स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। और स्टूडेंट लर्नर सेंटर्ड लर्निंग किस तरीके से करवाई जाती है? एनी आइडिया? एनी आइडिया? स्टूडेंट सेंटर मीन जो हम आउटपुट लेते हैं थ्रू असेसमेंट। असेसमेंट, ओके ओके, जी एनीबडी? स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग किस तरीके से करवाई जाती है, उसका पहला स्टेप क्या होगा? अब यहां पर जो आप लोगों ने पहले बातें लिखी थी, यहां पर वो जो है उनको कोट करने का टाइम है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग क्या है? व्हाट इज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग? इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स, ओके, थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए, असेसमेंट इज अ स्टेप अहेड, ये आपके स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में आगे चल के एक स्टेप आएगा, ठीक है? आइस ब्रेकिंग, यस, थ्रू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी? आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी जो होती है वो कुछ भी हो सकती है। मैं बच्चों से सिट स्टैंड करा दूं तो भी आइस ब्रेक हो जाएगी, ठीक है? टू यूटिलाइज 80% स्टूडेंट्स ओ यस यस, यानी कि यस तुफैल साहब, यू आर राइट, जो बच्चों का प्रायर नॉलेज है इन एनी वे, चाहे वो उनका जनरल नॉलेज है, चाहे वो उन्होंने घर से सीखा है, अपने आसपास से सीखा है, जहां से भी सीखा है, उसकी बेस पर बच्चों से जो नया आपका टॉपिक है उसको कनेक्ट करना, ठीक है, जिसको आप ब्रिज करना भी कहते हैं। So any kind of recall from the previous knowledge, not the previous day learning, जो कल बच्चों ने पढ़ा था वो recall नहीं, recall of what they have done related to this particular SLO जो आज पढ़ाया जाएगा, जो आज डिलीवर कराया जाएगा, ठीक है? तो एक स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की या SLO बेस्ड टीचिंग के लिए हमारे पास कुछ क्या होते हैं? हमारे पास अगेन कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास एक किताब होती है, किताब के अंदर हमारे पास मवाद होता है, फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होती है, और लास्ट में हमारी असेसमेंट आ जाती है, ठीक है? अब ये जो आपके हाथ में किताब है और इस किताब के अंदर जो मवाद है, यहां पर हमने 100% करिकुलम अप्लाई कर दिया, एक किताब लिखी गई, राइट? बेंचमार्क्स को, स्टैंडर्ड्स को, डोमेन्स को, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए किताब तश्कील पा चुकी है, लिखी जा चुकी है। अब क्या करना है? Student learning is equal to learning led by students, guided by teacher. Sir, wonderful words. ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें शायद मैं अगर कहूं तो जो मेरा एजेंडा जो अब चल रहा है पार्ट उसका, ये शायद इस पूरे आपने कूजे में जो है वो उसको बंद कर दिया। ये इतना जो है वो सेल्फ एलैबोरेटेड सेंटेंस है कि बच्चे को स्टूडेंट लर्निंग जो सेंटर्ड लर्निंग होती है वो क्या होती है? जो कि बच्चे खुद लीड करें, नॉट लेड बाय द टीचर। यूजुअली क्या होता है? टीचर लीड कर रही होती है, बच्चा सुन रहा है, सुन लेगा, नहीं सुन रहा ना सुने, ठीक है? यू आर वेलकम सर। अच्छा जी, तो अब यहां पर फिर हमारे पास आ जाता है किताब का मवाद। अब किताब में ये जो नॉलेज लिख छोड़ा है, इस नॉलेज को तो आपने बच्चे को डिलीवर करना ही करना है, लेकिन इससे पहले बच्चे को क्या पता है कि उसका कुछ तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, कुछ तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आज जो मैंने पढ़ना है मुझे उससे पहले उसके बारे में बहुत कुछ पता है, राइट? सो आप उसको क्या करते हैं? आप उसका रिकॉल उसको करवाते हैं, फिर आप उसको मेक कनेक्शन। एग्जैक्टली अफशीन, यू आर राइट, 100%. You make connection either with the prior knowledge in the previous grade, or from their immediate environment, from their home, from their school, or whatever they know. ठीक है?
समटाइम्स बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ चीजों का पता होता है। आजकल तो बच्चे इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि मैंने अपनी बेटी को देखा कि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल देखते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, सो शी ऑलरेडी न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये उसने अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से खुद ब खुद लर्न कर लिया था। सो टीचर जब काम करवाएगी क्लास में तो वो ब्रिज करे कि क्या होती है मल्टीप्लिकेशन, किस तरीके से करवाई जाती है, मल्टीपल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसको एडिशन के साथ रिलेट करे और फिर आगे चल के जो है वो क्या करे, उसका कनेक्शन बनाते जाएं। फिर आप उसको टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं ताकि आप बच्चे को फर्दर फैसिलिटेट करें, और टेक्नोलॉजी किस किस्म की होनी चाहिए इस पे भी बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी असेसमेंट आ जाएगी, और असेसमेंट के भी, असेस करने के भी कुछ तरीके होते हैं, वो 100% आपकी एसएलओ बेस्ड लर्निंग का एक हिस्सा होते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से होने चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड में 80% आपने स्टूडेंट्स को यूटिलाइज करना होगा और 20% टीचर यूज होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल जबरदस्त बात। मैंने पहले आपकी बात को मिस इंटरप्रेट किया था, मुझे लगा शायद 80% बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में। नहीं, 80% आपका जो लेक्चर है दैट विल बी स्टूडेंट सेंटर्ड, और सिर्फ 20% जो है वो टीचर लेडन होगा। वो उसका काम क्या होगा कि वो क्लास के अंदर मॉनिटर करती रहे, टीचर क्लास में मॉनिटर का काम करे, राइट। आगे हम इसको फर्दर जो है वो एलैबोरेट करते हैं। एसएलओ बेस्ड टीचिंग के अंदर आप लोग लिंकेजेस बनाते हैं, और उसमें सबसे पहले आ जाता है वर्टिकल लिंकेज। मैंने आपको ऑल्दो कहा कि हम जो है वो आसपास के इमीडिएट एनवायरनमेंट से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन एक किताब का जो तसलसल होता है, करिकुलम का जो तसलसल होता है, उसमें बच्चों के लिए वर्टिकल लिंकेजेस होते हैं। डज एनीबॉडी नो व्हाट इज अ वर्टिकल लिंकेज? टीचर्स रोल, अफशीन कह रही है, टीचर्स रोल शिफ्ट फ्रॉम stage to stage to guide on this side. Exactly. Yes, Afshin. जी, vertical linkage क्या होता है? Does anybody know? What is a vertical linkage? Progression. What type of progression? Progression of the subject which we are dealing with. Yes, among the grades. ठीक है, continuity of learning from one grade to the next. Exactly. Hierarchy. Yes. ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसके आप मुख्तलिफ नाम रख सकते हैं। तो बच्चे का जो प्रोग्रेस करना है, जो बच्चे का प्रोग्रेस करना है फ्रॉम वन ग्रेड टू एन अदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्टिकल लिंकेज कहते हैं। कनेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम लो लेवल टू द अपर लेवल। एक ही टॉपिक जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और वो टॉपिक क्या हो सकता है, लेट्स सपोज मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ, और अगर आप में से कोई सोशल स्टडीज का टीचर यहाँ बैठा हुआ है तो मुझे इसकी जरा प्रोग्रेशन बताएगा। मैं एक टॉपिक देती हूँ, लिंक विद द प्रीवियसली टॉट टॉपिक। अच्छा, मैं बच्चे को एक टॉपिक पढ़ाना चाह रही हूँ ग्रेड 4 में, मैप्स एंड ग्लोब्स का। आपको क्या लगता है कि मैं प्रीवियस जो है इसकी कनेक्टिविटी किस तरीके से बनाऊंगी? Does anybody know? थोड़ा खुद भी सोचे कि प्रीवियस बच्चे ने क्या पढ़ा होगा 1 till 3 के बेंचमार्क में, कि 4 और 5 में हम उसको मैप्स एंड ग्लोब्स में ले आए हैं। सोचे जरा, जहन पर जोर डालें कि आप क्लास में गए हैं और आज का आपका एसएलओ है मैप्स एंड ग्लोब्स। आप कैसे उसको जो है वो प्रीवियस या प्रायर नॉलेज के साथ कनेक्ट करेंगे? लिंक विद द प्रीवियसली टॉट टॉपिक। फर्स्टली इंस्ट्रक्शन टू मैप। इसमें मैडम ये इसका इस तरह हो सकता है कि मतलब ग्रेड 3 का एक एसएलओ है कि हम पहले बच्चे को आइडेंटिफाई कराते हैं कि पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं। फिर जब वो ग्रेड 4 में जाता है तो उसके प्रोविंसेस के हम कैपिटल और मेजर सिटीज़ के बारे में बताते हैं। फिर जब वो ग्रेड 5 में आता है तो हम उसकी लिंकेज के साथ उसकी मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इस लिंकेज के साथ हम बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं। ये वर्टिकल लिंकेज है। ओके ओके, यहाँ पर किसी ने लिखा हुआ है, महविश अली ने, ओन कंट्री मैप। यस, तो फैल साहब आपकी बात भी बिल्कुल बजा है कि ऑब्वियसली जो प्रीवियस एक चल रही है
इसके लिए जाहिर है सब्जेक्ट का नॉलेज होना या करिकुलम को देखना बहुत जरूरी है. यू माइट नॉट हैव सीन द करिकुलम इन डिटेल, वो जाहिर है मैं आपको उस लेवल पे क्वेश्चन समझ भी नहीं रही, लेकिन आपका जो एक आपका जो एक देखने का नजरिया है वो बिल्कुल ठीक है. और यहाँ पर महविश अली ने कहा है कि सबसे पहले आप बच्चों को उनके कंट्री का मैप आइडेंटिफाई करवाएं, क्योंकि बच्चे वो ग्रेड 2 में पढ़ चुके हैं. मैंने सामने तस्वीर भी खोली हुई थी. ग्रेड 1 में हमने कहा कि हर मुल्क का एक झंडा होता है. पाकिस्तान के बच्चों को के झंडे को बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं. 14 अगस्त पे तमाम बच्चे झंडियां लगाते हैं, झंडा भी लगाते हैं यहाँ. तो वो जो बच्चा स्कूल भी नहीं जाता होगा ना, वो भी पाकिस्तान के झंडे को आइडेंटिफाई कर लेगा. लेकिन सेम ही ग्रेड 1 में हमने बच्चे को ये भी बताया कि ना सिर्फ पाकिस्तान का झंडा है बल्कि दुनिया के हर मुल्क का एक झंडा होता है. फिर ग्रेड 2 में जब वो बच्चा आया तो हमने उसे कहा कि अगर हर मुल्क का झंडा होता था तो हर मुल्क का एक नक्शा भी होता है, जो कि डिफाइन करता है कि वो मुल्क कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है. ठीक है, सिर्फ इतनी आइडेंटिफिकेशन करानी है, ज्यादा नहीं, बस उसने आइडेंटिफाई करना है. ग्रेड 3 में जाएगा तो वो थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेगा पाकिस्तान के जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में. ये आपका एक बेंचमार्क मुकम्मल हो गया. अब वो आ जाता है ग्रेड 4 में. ठीक है, जब वो ग्रेड 4 में आएगा तो आप सबसे पहले उससे पूछेंगे कि ग्लोब और मैप क्या होता है. ठीक है, मैप की आइडेंटिफिकेशन उस बच्चे को है, बट दे मस्ट नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्लोब एंड अ मैप. आप उससे किसी भी किस्म की ब्रिजिंग करवा सकते हैं. आप उसे एक ग्लोब दिखाएं, एक मैप दिखाएं दुनिया का, और उसे के दोनों में पाकिस्तान के नक्शे को आइडेंटिफाई करो, लोकेट करो. वो बहुत आसानी कर लेगा, क्योंकि आपने उससे अब क्या करवा रहे हैं, आप उससे रिमेंबरिंग, नॉलेज, एप्लीकेशन, दोनों चीजें तीनों इकट्ठी करवा रहे हैं. अब आप उससे एनालिसिस कराएंगे. ये आपके एसएलओ के अंदर नहीं लिखा हुआ, उसमें ग्लोब और मैप ही है, बट या आप ये देखें कि आप बच्चे को प्रोग्रेस कैसे करा रहे हैं. बगैर कहे, बगैर यानी कि कहे हुए आप उसको क्या कहेंगे कि अगर ये जो दो चीजें हैं दोनों में तुम्हें पाकिस्तान का नक्शा मिल गया तो दोनों में फर्क क्या है, ये देखने में इतने मुख्तलिफ क्यों है, वो आपको खुद से बताना शुरू करेगा कि ये दोनों में फर्क क्या है. And this is how he or she will be able to learn the characteristics of globe and map. ठीक है, आप डिफरेंशिएशन करा लो उससे कि क्या वो तस्वीर आपने ब्रिजिंग में ही दिखाई थी, वो आपने रिकॉल में दिखाई उसको एक दफा, वर्ल्ड मैप की भी और दुनिया के ग्लोब की भी. आप उससे डिफरेंशिएशन कराएं. लेकिन नक्शा कैसा होता है, क्या नक्शा सिर्फ दुनिया का होता है, ये तो पाकिस्तान का नक्शा अलहदा से भी है. चलो ऐसा करते हैं, इस क्लासरूम का नक्शा बना लेते हैं. क्लासरूम का भी बन जाएगा, तुम्हारे स्कूल का भी बन जाएगा. बन सकता है, वो कहेगा हाँ बन सकता है, क्योंकि ग्रेड 1 2 में ग्रेड 3 में बच्चे ने कार्डिनल पॉइंट्स पढ़े थे और वो बाआसानी अपने नेबरहुड के नक्शे के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर लेता है. सो ही नोज अबाउट अ मैप. सो मैप जो है वो किसी बड़ी से बड़ी जगह का भी हो सकता है और छोटे से छोटे आपके रूम का भी हो सकता है. राइट, it can be of place or and any work. जी जी बिल्कुल. ठीक है, तो यहां आप ये देखें कि गैर नॉलेज आप आ रहे हैं. ये ग्लोब होता है, वो 3D होता है, वो 2D होता है. बच्चे ऑल दो शेप्स के बारे में पढ़े हुए हैं, उनको खुद ब खुद वहां आने दें. और इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लिंकेज, जो विद इन द क्लास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के दरमियान होता है. क्योंकि बच्चों ने ना सिर्फ ग्रेड 1 में अर्थ का मॉडल देखा हुआ है, ठीक है, सोशल स्टडीज में हमने उन्हें नहीं दिखाया, लेकिन जनरल नॉलेज में, साइंस में बच्चों ने अर्थ देखा है, उसमें लैंड एंड वाटर को भी आइडेंटिफाई किया हुआ है. ओशन और कॉन्टिनेंट का भी कहीं तस्वुर नहीं है, वो आपने भी उन्हें ग्रेड 4 में ही कराना है. लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं और उनकी रिमेंबरिंग और जो अंडरस्टैंडिंग है वो होती जा रही है. आप उससे क्या करेंगे, फर्दर आप उनको पॉइंट पे लेकर जाएंगे जहां आप उनसे अप्लाई और एनालाइज करवाएंगे और फिर आप उनसे क्रिएट करवा सकते हैं. चलो एक मैप ड्रॉ करो, अपने घर का मैप ड्रॉ करो. ठीक है,
So that's how they will be able to 100% differentiate between map and globe. अब ग्लोब जो होता है वो 100% प्रिसाइज होता है, मैप्स प्रिसाइज नहीं होते, प्रिसिशन नहीं होती उनके अंदर. So these are some of the things जो आप बच्चों को करवा सकते हैं. और इसमें क्या होगा, ज्यादा आपके बच्चे बात करेंगे. 80% somebody here said that, जिसने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि 80% पार्टिसिपेशन आपके बच्चों की होगी. वो खुद जो है वो क्या करेंगे, वो अप्लाई करके दिखाएंगे आपको, राइट? और आप सिर्फ क्या करेंगे, आप उनको मॉनिटर करेंगे. ओके, मूविंग ऑन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वीडियोस आप जब किसी भी टॉपिक के ऊपर सर्च आउट करते हैं, लेट्स सपोज लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के ऊपर जो है आप एक वीडियो सर्च आउट करते हैं, ठीक है? अब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स की वीडियोस जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड होती हैं, आई डोंट नो उनका लर्निंग आउटकम क्या होता है या उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बट दे आर नॉट स्टूडेंट सेंटर्ड. वो आपके स्टूडेंट के सेंटर्ड नहीं है. या फिर आप उसको चंक्स निकालें, उसको वो जो है वो करके फिर दिखाएं, या फिर आप किताब से रिलेटेड वीडियो उसको दिखाएं जो कि किताब के किसी लिखारी ने या किताब के जैसे कि कैंटैब की किताबों के साथ अटैच्ड है वीडियोस. ये क्या है, इनके अंदर आपको ब्रिजिंग एक्टिविटी भी दी गई है, रिकॉल एक्टिविटी भी दी गई है, टेक्स्ट को कब डिलीवर करना है, फॉर्मेटिव चेक उससे किस तरीके से लेना है, ये तमाम चीजें, होमवर्क आप लोगों ने क्या देना है, ये तमाम चीजें उसके अंदर मौजूद हैं. और ना सिर्फ ये, एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लेसन प्लान, कि ये जो आज का स्टूडेंट सेंटर्ड हमारा लेक्चर है, इसको डिलीवर कैसे किया जाएगा, इसकी डिलीवरी किस तरीके से की जाएगी, राइट? सो उस डिलीवरी के लिए 100% उस लेक्चर के अकॉर्डिंग लेसन प्लान भी आपके पास मौजूद है, जस्ट बाय स्कैनिंग द QR कोड विद द पर्टिकुलर लेक्चर, राइट? तो आपकी जो लेसन प्लानिंग की टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी. फर्दरमोर, वर्कशीट, आप अगर नेट को खोलेंगे तो आपको मल्टीपल वर्कशीट्स मिलेंगी किसी भी चैप्टर के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर. लेकिन आर दे मेड अकॉर्डिंग टू योर SLO? क्या वो आपके SLO को जो है वो असेस करने के लिए बनाई गई है? आई होप सो. मेरा ख्याल है आपको 10% भी ऐसी वर्कशीट्स नहीं मिलेंगी जो कि आपके SLO के लिए बनाई गई हो. सो अगर आपको फॉर्मेटिव चेक भी करना है तो उसमें आपने एक रैंडम कोई भी वर्कशीट नहीं उठा लेनी. आपकी वर्कशीट भी, आपका फॉर्मेटिव चेक भी, आपकी असेसमेंट भी आपके SLO के अकॉर्डिंग बनी होनी चाहिए, ठीक है? ताकि जो बच्चे का आउटकम है वो 100% हो सके. उसके बाद आ जाता है आप किस तरीके से वीडियो के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ उसको इंटीग्रेट करते हैं. उसके लिए आप बच्चे को वीडियो लेक्चर्स भी दिखा सकते हैं और आप बच्चों के साथ टेक्स्ट को पढ़ने के साथ साथ उसको क्या सिमुलेशंस भी करवा सकते हैं. मैं यहाँ आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिमुलेशन जरा शेयर करूंगी. ये लिंक जरा कॉपी कीजिएगा, दोनों लिंक्स जो हैं इनको खोलिएगा, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं ये दोनों लिंक्स जो हैं ये खुलवाती हूँ. और मैं तमाम लोगों को कहती हूँ कि गूगल अर्थ एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म, एक ऐसी खूबसूरत एप्लीकेशन है जिसको तमाम लोगों को जरूर उससे बेनिफिट्स जो है वो लेना चाहिए. ये आपकी इंफॉर्मेशन में इतना ज्यादा इजाफा करता है कि आपकी इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. मैंने गूगल अर्थ से इतना कुछ सीखा है और ये मैंने खुद सीखा है, कोई एजुकेशन या किसी मेरे इंस्टीट्यूशन ने मुझे ये चीज नहीं सिखाई. तो गूगल अर्थ को आप तमाम लोग जो है स्टडी किया करें. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि गूगल अर्थ किस तरीके से रिकग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स एंड टाइम जोन्स, ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा. ये इट्स गोना टेक अ व्हाइल टू अपलोड. ये मोजा वेब है, इसको भी खोल दें. हाँ जी, इसको खोल दें, मैंने ये भी दिखाना है. हाँ जी, ये खोल दें. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स की बच्चों से आइडेंटिफिकेशन करवानी है. आज से पहले, इस SLO से पहले बच्चों ने लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स नहीं पढ़े, लेकिन ये कनेक्टिविटी आ रही है. बच्चों ने मैप्स एंड ग्लोब्स जब पढ़े तो यहाँ पे मैप्स एंड ग्लोब्स के साथ ही मैप्स एंड ग्लोब्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं
उन कंपोनेंट्स के अंदर बोल्ट्स आ जाते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स आते हैं, स्केल्स आते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जो है उनको आइडेंटिफिकेशन उसकी करवा दी गई है। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स, अगला हमारा एसएलओ ये है कि ये किस तरीके से किसी भी जगह की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और किस तरीके से ये क्या करेंगे आगे चल के, आपको टाइम जोन्स या क्लाइमेट के बारे में भी जानने में मदद करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक शुरू करवाने से पहले कोई मुझे बता सकता है कि बच्चों से आप प्रीवियस नॉलेज जो है वो क्या रिकॉल करवाएंगे? डज एनीबडी नो? थोड़ा सा आप मुझे बस बताइएगा। ओके, इसको हम अभी करते हैं जरा। डज एनीबडी नो? ओके, चले मैं आपको बताती हूँ। हमने बच्चों को कार्डिनल पॉइंट्स करवाए हुए हैं। आप जब तक बच्चों को कार्डिनल पॉइंट्स नहीं करवाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तब तक बच्चे जो है वो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक इतना बड़ा एरिया है जिसको आप डिवाइड किए बगैर नहीं समझ सकते, ठीक है। तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे भी जब हम अर्थ की डिवीजन करेंगे अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, तो तब भी कार्डिनल पॉइंट्स की बहुत जरूरत होगी कि जितना भी इक्वेटर के ऊपर हिस्सा है, that is northern hemisphere, below it the eastern southern hemisphere, और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स की, अगर लॉन्जिट्यूड्स की बात की जाए तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, तो 4 हेमिस्फेयर बन जाते हैं। लेकिन ये चीज तो आप बच्चों को बाद में सिखाएंगे ना। कार्डिनल पॉइंट्स सबसे पहले आ जाते हैं। क्या है कार्डिनल पॉइंट्स? सूरज की तरफ अगर आप फेस करेंगे तो वेस्ट कहाँ होगा? बच्चे कहेंगे मेरे पीछे होगा, क्योंकि सूरज वहां डूबता है, मशरिक से निकला और पीछे डूब गया जाकर। फिर नॉर्थ किस हैंड पर होगा? लेफ्ट हैंड पर। और राइट हैंड पर क्या होगा? साउथ होगा। इस तरीके से आप बच्चों से जब कार्डिनल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करवा लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि कार्डिनल पॉइंट्स को हमने लास्ट क्लास में, आपकी प्रीवियस ग्रेड में आपने ये पढ़ा था कि किसी भी जगह को हॉस्पिटल के साउथ में क्या है, हॉस्पिटल के वेस्ट में क्या है, अगर आपने स्कूल जाना है तो हॉस्पिटल से किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो दिस इज हाउ आपको डायरेक्शंस के बारे में पता चल जाता है। बट स्टिल आपको 100% पिन पॉइंट नहीं होगी वो लोकेशन। तो क्या करें? ऐसा क्या करना चाहिए? तो यहां पर आ जाते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। आप जमीन के ऊपर ज्योग्राफर्स कुछ ऐसी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं जो कि आपको क्या करवाती हैं? आपको लोकेशन 100% पिन पॉइंट करवा देती हैं, और ये एक ऐसा ग्रिड सिस्टम बनाती हैं। तो ये यहाँ पर जो मुख्तलिफ डिग्रीज लिखी हुई हैं, इन डिग्रीज को आइडेंटिफाई करते हुए आप बाआसानी किसी भी मुल्क की एड्रेस सिस्टम को मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? यहां अब हम गूगल अर्थ खोलते हैं, जरा पाकिस्तान के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान की गूगल अर्थ, जी जी बस कर दें इधर ही, मैं इसको खुद ही सॉर्ट आउट कर लूंगी। ओके, गूगल अर्थ की हम बात करते हैं। ये गूगल अर्थ हमारे पास खुल गया है, और यहाँ अगर आप देखें तो ये पूरी दुनिया जो है ये आपको अपने, यू कैन सी इट इन द पाम ऑफ योर हैंड, अंडरनीथ योर हैंड। आप इसको जो है वो बाआसानी जो है वो देख सकते हैं। ठीक हो गया? ओके, अच्छा जी, अब ये आपके पास आ गया अर्थ, ठीक है। इसको आप जूम इन करेंगे, आपको मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो नजर आ जाएंगे। पाकिस्तान को आप आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं, ये इतनी बड़ी दुनिया है, कहाँ को जाऊं तो पाकिस्तान आएगा, कहाँ को जाऊं तो, ये तो ऐसे मुझे पता है ना कि यहाँ पर ये इधर ये मुमालिक है, लेकिन बच्चों के लिए ये किस तरीके से जो है ये अंडरस्टैंडेबल होगा। तो इतने सारे दुनिया में मुल्क हैं, इनकी पिन पॉइंट लोकेशन किस तरीके से ढूंढी जाए? तो बेहतरीन तरीका यह है कि हम इसके ऊपर वो जो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स की लाइनें हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, और वो बाआसानी यहां से ड्रॉ हो जाती है। ये मैंने लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स जो है वो ड्रॉ कर लिए। इधर कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस हैं, जैसे कि आ गई इक्वेटर। अब पाकिस्तान जो है वो इक्वेटर से अगर ऊपर है, सो यस इट इज अबव इक्वेटर, तो दैट मींस इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो इसकी पिन पॉइंट लोकेशन किस तरीके से ढूंढी जा सकती है, चले आए ये देखते हैं, ठीक है।
ये पाकिस्तान सबको नजर आ रहा है? इसको मैं जूम इन करूंगी और ये जो लाइंस हैं, देयर आर हाउ मेनी लैटिट्यूड लाइंस इन द नॉर्थ एंड हाउ मेनी इन द साउथ? डज एनीबडी नो? किसी को पता है? किसी को पता है? डज एनीबडी नो? There are 90 lines, latitude lines in the north of the equator, and there are 90 latitude lines in the south of the equator. Okay? And that's how there are 180 latitude lines in total. ठीक है? इक्वेटर जीरो पे है, जीरो से ऊपर 1 2 3 अप टिल 90, इक्वेटर से नीचे 0 1 2 3 अप टिल 90. ठीक है? तो इक्वेटर से ऊपर अगर कोई कंट्री होगा तो उसके लैटिट्यूड के साथ आप नॉर्थ लगाएंगे. तो इसका मतलब है अगर किसी लैटिट्यूड के साथ नॉर्थ और साउथ लगा हुआ है तो वो लैटिट्यूड लाइन है. इसी तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे ना लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के दरमियान में. समबडी रेज द हैंड. कौन था जी? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ जो बात करना चाहते हैं. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. गलती से हो गया, चले ओके. अब पाकिस्तान के लैटिट्यूड्स हम किस तरीके से ढूंढेंगे? इसी तरीके से जो जीरो लॉन्जिट्यूड लाइन है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. अगर आप उसके राइट साइड पर जाएंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. सो पाकिस्तान प्राइम मेरिडियन के किस साइड पर है? लेफ्ट साइड पर है. तो दैट मींस इट इज इन दी ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो पाकिस्तान का हेमिस्फीयर क्या है? नॉर्थ ईस्ट. पाकिस्तान नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी भी बहुत सारे मुल्क हैं. तकरीबन पूरा एशिया नॉर्थ ईस्ट में आता है. पूरा एशिया, सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे आर इन नॉर्थ ईस्ट. अब कैसे ढूंढें? नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान कहां है? स्लाइटली साउथ में है. साउथ में तो फिर बहुत सारे कंट्रीज हैं. पिन पॉइंट लोकेशन आप इसकी कैसे ढूंढेंगे? आप जूम इन करेंगे तो आपको इसके लैटिट्यूड्स नजर आ जाएंगे. यहां आपको ई और एन लिखा हुआ नजर आ रहा है. तो जिस भी डिजिट के साथ या जिस भी डिग्री के साथ ई लिखा हुआ है दैट इज ए लॉन्जिट्यूड लाइन. वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ हुई है. जिस भी लाइन के साथ एन लिखा हुआ है वो लैटिट्यूड लाइन है. राइट? अब पाकिस्तान के लैटिट्यूड्स हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे. सबसे जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसके पास आ जाएं और इसको जूम इन करें तो इट इज समवेयर अराउंड 24.5 लैटिट्यूड. आप 24 कर लें टू बी प्रिसाइज. ठीक है? मैं अभी आपको नेट पे सर्च करके दिखाऊंगी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं. 24n हो गया. ठीक है? अब हम इसका दूसरा लैटिट्यूड ढूंढेंगे. ये भी सवाल मैंने अभी आपसे करना है. पाकिस्तान की ऊपर जाकर एक्सट्रीम पोजीशन क्या है जरा हम देखते हैं. इट इज अराउंड 37 नॉर्थ. ये पाकिस्तान की एक्सट्रीम पोजीशन है. मोर और रफ इट इज 37, बिटवीन 36 एंड 37 नॉर्थ है. ठीक है? अब पाकिस्तान की एक्सट्रीम लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड हमने देखने हैं. तो ये पाकिस्तान की जो दुम है ना बलूचिस्तान की, इसको हम देखते हैं. ठीक है? इट इज समवॉट 61 कर लें, लेकिन ये 60.9 के करीब कुछ होगी. ठीक है? अच्छा जी. और इसके साथ आप ई लगाएंगे ईस्ट. अब एक्सट्रीम हम अगर आ जाएं तो इट इज अराउंड 76. ठीक है? 76 ईस्ट. ये पाकिस्तान के क्या है? ये इसके. अब पाकिस्तान के वापस जरा पावर पॉइंट पे जाइएगा, मैं आपको लिखकर दिखाती हूं पाकिस्तान के लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स. अच्छा जी. अब पाकिस्तान की मैंने क्या लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स ढूंढे? पहले हम लैटिट्यूड्स लिखेंगे. व्हाट आर दे? 24.5 और 24n टिल क्या होगा? 36.5n. ठीक है? देन 60, दोबारा खोलिएगा एक दफा. 61 और 60, खोलिएगा जरा एक दफा. जी खोले, बंद करें जरा. पावर पॉइंट खोलें वापस. जी
61 ईस्ट से लेकर पाकिस्तान आ जाता है 76 ईस्ट। अब जरा मुझे इंटरनेट दिखाइएगा, मैं इनको सर्च करके दिखाती हूँ। यहाँ पर एक गूगल की बुक खोलें, मैं इनके सामने सर्च करूंगी। नई बार खोलें, हटे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पाकिस्तान, ये इसको क्लिक करें। ठीक है, ये देखें। ठीक है, पाकिस्तान के मैंने आपको क्या कोऑर्डिनेट्स बनाए थे? दिस इज एक्सट्रीम वाले कोऑर्डिनेट्स। मैं आपको पूरे वाले यहां पर कोऑर्डिनेट्स दिखाती हूं इसके। 23.35, आई सेड 24। ठीक है, 37.5 मैंने आपको अराउंड 36 कहा। 60.5 आई सेड 61 एंड 77.5 आई सेड 76। ठीक है, मोर और रफ मैंने, क्योंकि मेरे पास मैप उसके ऊपर पेस्ट नहीं हुआ था, अगर मैं उसके ऊपर एक पूरा मैप पेस्ट कर लूं जो कि हो जाता है, तो फिर क्या हो सकता है, आप बच्चों को आसानी से किसी भी जगह के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स या उसका एड्रेस जो है वो बता सकते हैं। पूरी दुनिया में और किसी भी मुल्क के ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के हैं। तो दिस इज हाउ इजीली बच्चों को आप लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स, और फिर आप उनसे मुख्तलिफ ममालिक के, उनसे कहिएगा कि जाओ चाइना के जो है वो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स मुझे ढूंढ कर ला कर दो। तो ये एक्टिविटीज होती हैं। इस तरीके से आप बच्चों को आसानी जो है वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। कहा जाता है ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है। ठीक है, इट्स नॉट ड्राई, या सोशल स्टडीज बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। बस हम क्या नहीं करते, ना हम प्रॉपरली रिकॉल करते हैं, ना ही हम क्या करते हैं, उसका जो है वो इंपॉर्टेंट उसको जो है बच्चे को आगे चल के बताते हैं। ब्लैक एंड ब्लू नॉट गुड कॉम्बिनेशन। मैंने तो व्हाइट एंड ब्लू पहना हुआ है, मैंने ब्लैक एंड ब्लू तो पहने। अच्छा, आप ये पीछे बैकग्राउंड में कह रहे हैं, ओ अच्छा, फारूक आजम साहब, सॉरी सर। सर ये मैंने नहीं किया, ये जेनेरिक बैकग्राउंड है गूगल अर्थ का। ओके सर, ओके। तो दिस इज अबाउट द टेक्नोलॉजी, जिससे मैंने आपको ये बताया कि एक लेक्चर जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ या बच्चों की मदद से। अब यहाँ आप बोरिंग टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे, आप क्या कर रहे हैं, और ये टेक्स्ट बच्चों को ऐसे चुटकियों में समझ में आ जाएगा जब आप उसको किसी भी सिमुलेशन या टेक्नोलॉजी के साथ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू वर्ड्स माय पावर पॉइंट अगेन, और यहां से हम आगे चलते हैं। I would try to sum up the PowerPoint really quickly. अच्छा जी, इसके बाद बच्चों की असेसमेंट के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। मैंने आपको एक वर्कशीट का तरीका भी बताया कि आप बच्चों को मैनुअली वर्कशीट दे सकते हैं, लेकिन मैं अब ये कहती हूँ कि पेपर सेव करना चाहिए। पेपर सेव इसलिए करना चाहिए क्योंकि आगे चल के हमने बच्चों को जो ग्लोबल क्राइसिस है, जिसको क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, उसके बारे में भी पढ़ाना है, और उसमें हमें रिसाइकिल करना चाहिए। पेपर का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। सो पेपर का कम से कम इस्तेमाल के लिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। और विजन 360 जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपके पास कैसी वर्कशीट्स मौजूद हैं, आपके पास ई वर्कशीट्स मौजूद हैं। राइट, सो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास या डिजिटल आपके पास जो वर्कशीट मौजूद है, मैं आपको एक छोटा सा सैंपल करवाती हूँ, जरा खोलिएगा। जी, विजन 360 खोल दो। खोल दे, मैं खुद ही यहाँ से सर्च कर लूंगी, या आप उनके सामने नहीं। आप करें तो इधर ओपन कर दें। अच्छा, there is a small issue in it right now. अच्छा ठहरे, मुझे चेक कर लेने दें एक दफा, मे बी आई विल बी एबल टू डू इट। अच्छा, हम यहाँ से क्लास ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं
कोई भी मैं एक क्लास जो है वो पकड़ लेती हूँ. लेट्स सपोज आई एम नॉट श्योर कि अभी मुझे ये जब हमारे पास सर्च हो जाएगा तो हम यहाँ से अच्छा ये वो वाला है तो ये यहाँ से फिर भी आ जाता है. एक सेकंड ठहर जाए. बैक कीजिएगा इसको. अच्छा चलें इसको भी यहीं पर हम छोड़ते हैं. लेकिन these are some of the worksheets. There might be some glitch in the platform right now. चलें इसको भी फिलहाल आई एम गोना लीव इट यार. मुझे अभी चलें लेट्स लीव इट हेयर. नहीं जो छोड़ दें इसको. हाँ मिनिमाइज कर दें पीपीटी को ओपन कर दें. बट एनी हाउ इसके अंदर जो है ना ये छोड़ दें इसको छोड़ दें. बट एनी हाउ आप लोगों के अब जो रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं मैं आई वुड लव टू हैव योर क्वेश्चंस ताकि हम जो है सीपीडी को यहीं पर सम अप करें. बेसिक एजेंडा हमारा आज का यही था कि करिकुलम क्या है. टीचर्स को मोटिवेटेड होना चाहिए और आप मोटिवेटेड तभी होते हैं जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं. जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते तो आपको अपने जो आपकी जो वो होती है ना आपकी जो अपनी फुल पोटेंशियल होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं. तो जब आप खुद मोटिवेटेड होते हैं तो आप क्या करते हैं आप जब आप फुली तैयार होते हैं तो आप 100% मोटिवेटेड भी होते हैं. सो आई वुड लव टू हैव योर क्वेश्चंस. आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं आप लोग यू आर मोर देन वेलकम. सो प्लीज पुट फॉरवर्ड योर क्वेश्चंस नाउ. एनीबडी किसी का कोई सवाल हो रिलेटेड टू करिकुलम. नोबडी. चलें फिर हम यहाँ पर इसको जो है वो एंड करते हैं. आई होप आप लोगों ने कुछ ज़रूर जो है कोई नई बात ज़रूर सीखी होगी. कुछ ना कुछ जो है वो आपके जो इंफॉर्मेशन है उसमें इजाफा हुआ होगा. प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड और जब क्लास में जाएं तो एसएलओ बेस्ड टीचिंग जो है उसके ऊपर फोकस करें रादर देन बोरिंग वेज ऑफ टीचिंग या ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग. और बच्चों को जो है वो फुली आप खुद मोटिवेट होंगे. बिल्कुल जी माशाल्लाह. थैंक यू सो मच Atia Khan. Thank you so much for your feedback and have a great day. आप लोगों की दोपहर हो रही होगी सब तमाम लोगों की. आराम करें और खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का जिनके साथ भी बच्चों के साथ स्कूल्स के साथ आप लोग अटैच्ड है उन तमाम का ख्याल रखें. आप लोगों के कंधों के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी जो है वो मौजूद है. सो हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मैडम फॉर. जी जी सर. एक क्वेश्चन मेरा है अभी जो आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सिखा रहे थे जी तो आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी चूंकि अब इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि उसके बगैर इस तरह के टॉपिक्स हम क्लासरूम में पढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सिमुलेशन के साथ जितनी अच्छी तरह हम बच्चे को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं वर्बली हम इतना अच्छा उसको नहीं बता सकते. आप इस हवाले से क्या कहती है? सर मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करती हूँ. अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होगी तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. मैं अपनी बेटी को ग्लोब से सिखाती हूँ. ठीक है. लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स एंड ऑल्सो टाइम जोन्स. तमाम जो लैटिट्यूड्स क्योंकि मेरा अगला जो फोकस होना था वो टाइम जोन के ऊपर ही होना था कि जस्ट बाय लुकिंग एट दी
लॉन्जिट्यूड, किसी भी लॉन्जिट्यूड को देखकर, क्योंकि ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स हैं ये सिर्फ आपको टाइम जोन और सिर्फ आपको डायरेक्शन नहीं बताते या सिर्फ आपको एड्रेस नहीं बताते, ये आपको क्या करते हैं, ये इसके अलावा आपको किसी भी जगह का क्लाइमेट या किसी भी जगह का टाइम जोन जो है वो भी आइडेंटिफाई करने में मदद देते हैं। तो अगर आपके पास बिलफर्ज अनफॉर्चुनेटली किसी स्कूल में टेक्नोलॉजी या एलईडी अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास ये जो है वो नहीं होना चाहिए, जिसे कहते हैं रीजन कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। आप क्या कर सकते हैं, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस ग्लोब आप इक्वेटर को, प्राइम मेरिडियन को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। एंड फर्दर फिर आप क्या करवा सकते हैं, आप बच्चों से जो है वो क्योंकि तमाम डिग्रीज जो है वो इसके ऊपर मौजूद होते हैं, लेकिन अगर लेटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड समझाने के लिए आपके पास गूगल अर्थ है और टेक्नोलॉजी है तो वेल एंड गुड, बट दिस इज ऑल्सो इनफ, इससे भी हो सकता है बहुत आराम से। इसके ऊपर तमाम लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स रिटन होते हैं और आप उनसे आराम से बच्चों को जो है वो डिवीजन बता सकते हैं कि कितने लैटिट्यूड्स होते हैं, टोटल कितने लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, और इनका मकसद ना सिर्फ कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करना होता है, लोकेशन फराहम करना होता है, बल्कि इसके अलावा ये आपको क्यों जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो है वो रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और ये टाइम डिफरेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है, ये बासानी आप इससे कर सकते हैं। मेरा एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, मैं हमेशा उसको कोट करती हूँ, वो 7 साल का बच्चा है, अरबी बच्चा है, वो नेटिव अरेबिक बच्चा है वो, और मैं उसको कोई भी लॉन्जिट्यूड जब बताती हूँ, लेट्स सपोज मैं उसे कहूँ 45 ईस्ट, ठीक है, तो वो मुझे उस इलाके में 45 ईस्ट पर जितने कंट्रीज हैं वो मुझे उनका टाइम बता देगा कि वहां क्या टाइम होगा, ठीक है। वो कैसे कर लेता है, दिस इज वेरी सिंपल, मैंने उसको एक ट्रिक बताई थी और वो अपने ग्लोब से ही करता है, उसके हाथ में भी ग्लोब होता है और मेरे हाथ में भी, ऑनलाइन करते हैं और ये हम लोग, मेरे हाथ में भी ग्लोब होता है, जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्लोब हम ये आराम से कर लेते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इज सुपर इंपॉर्टेंट, बट आपके पास हमेशा जो है वो ऑल्टरनेटिव होता है, सो ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर भी फोकस किया करें। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? You are welcome, Zamzam Laptops. एनी अदर क्वेश्चन? आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेकिन अगर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती, क्लासरूम में एलईडीज नहीं होते, तो फिर वहां पे टीचर्स के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, बट हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको हम यूज करके आसानी जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके टीचर्स, अपना ख्याल रखिएगा and have a great evening ahead. Thank you so much and Allah Hafiz.